नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। कोई भी किसी दल के साथ जा सकता है, किसी के पाले में जा सकता है, किसी नेता के समर्थन में जा सकता है, एक पाले से हटकर दूसरे पाले में भी शामिल हो सकता है। यह कहा नहीं जा सकता कि कौन कब यह कर दे। इसी तरीके का कुछ हाल कांग्रेस पार्टी का चल रहा है और कांग्रेस पार्टी में जो कुछ दबा छुपा चल रहा था वह राहुल गांधी ने उसको शरेआम कर दिया। राहुल गांधी ने उसे सरेआम कर दिया। सरेआम करना मतलब सब कुछ खोल दिया। राहुल गांधी गुजरात में पार्टी को उबारने के लिए आजकल दौरे कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले वह गुजरात में थे, गुजरात के दौरे पर थे। घूम घूम कर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और साफ तौर पर यह बता दिया कि पार्टी में 2 धाराएं हैं। एक धारा है जो गुजरात के लोगों से, देश के लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करती है, जिनकी समस्याएं उनको सुनती है और उसका निराकरण करती है और पार्टी के प्रति वफादार रहती है। एक प्रकार के ये नेता हैं और ये धारा में चलते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो आम जन को दुत्कारते हैं, उनसे अच्छे से बात नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए अंदर अंदर काम करते हैं। तो राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि भाई ऐसे लोग कांग्रेस में नहीं चाहिए और उन्होंने गुजरात का हवाला दिया और कहा कि गुजरात बी टीम नहीं चाहता। ना ना ना, बी टीम नहीं चाहता। बी टीम किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। गुजरात भारतीय जनता पार्टी की बी टीम विपक्ष में नहीं चाहता। गुजरात चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत विपक्ष हो, ना कि बी टीम। और राहुल ने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि ऐसे 30, 40, 50 लोगों को अगर निकालना पड़े तो उन्हें निकालकर कांग्रेस से बाहर कर दीजिए। तो क्या यह स्थिति सिर्फ गुजरात में है? यह आज बड़ा सवाल होगा मंथन में। या फिर पूरे देश की कांग्रेस की यही स्थिति है कि कांग्रेस के अंदर संघियों और भाजपाइयों ने कब्जा करके रखा है? या संघ और भारतीय जनता पार्टी कि जो ट्रांसप्लांट किए लोग हैं, क्या वो कांग्रेस को चला रहे हैं या कांग्रेस के अंदर डिसीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? अंदर खाने चल क्या रहा है? देश की सबसे पुरानी पार्टी का एक बार कायांतरण क्या होगा? राहुल गांधी ने तो कम से कम यही संकेत दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी का वो कायाकल्प और कायांतरण करने जा रहे हैं। इसके लिए कठोर से कठोर निर्णय लेना पड़े, बड़ी से बड़ी सर्जरी करनी पड़ी, वो करेंगे। तो एक हो गई ये सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी और दूसरी ओर है देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तमाम राज्यों में सत्ता, लगभग पूरे भारत में सत्ता, केंद्र में सत्ता, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में सत्ता, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कभी 2 सांसद होते थे, तीसरी बार इस बार सरकार है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री। सबसे ताकतवर पार्टी, सबसे ताकतवर नेता, चाहे आर्थिक लहजे से चाहे राजनीतिक लहजे से सबसे ताकतवर पार्टी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ खलबली चल रही है अंदर? क्या अंदर अंदर कोई माहौल बन रहा है? क्योंकि पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमारी मुलाकात संघ और संगठन के उन लोगों से हुई जिन्होंने अपना जीवन संघ और संगठन को दे दिया। उन्हें निराशा है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस वाली रास्ते पर चल पड़ी। कांग्रेस के लोग उसके अंदर बहुत सारे आ गए। ये टीस है काडर वाले लोगों को। भले ही मौजूदा नेतृत्व ये कहे कि विनिंग कॉम्बिनेशन है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा हृदय है, सबको समाहित करते हैं हम, बहुत सारी बातें, लच्छेदार बातें हो सकती हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता को ये टीस है कि कांग्रेसी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं उनकी संख्या बहुत है और उन्होंने वर्चस्व जमा लिया है। तो क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी, क्या इन 2 पार्टियों का चरित्र बदल रहा है? क्या चरित्र बदल गया है? क्या देश के सबसे बड़े दलों का क्या चरित्र बदल गया है? मंथन में सबसे बड़ा यही सवाल।
अभी मैं इसी बहस के दरमियान जब ये राहुल गांधी ने गुजरात में कहा कि कांग्रेस के अंदर भाजपा के लोग हैं और वो काम कर रहे हैं, भाजपा की विचारधारा रखने वाले, ऊपर से कांग्रेस का चोला और दिल में भाजपा, ऐसे लोग कांग्रेस में हैं, उनको निकाल बाहर करने की जरूरत है और निकालना पड़ेगा। निकाल दीजिए, हमें चिंता नहीं है। राहुल गांधी ने भी एक उदाहरण दिया, बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण दिया कि गुजरात का उन्होंने उदाहरण दिया। गुजरात में विपक्ष 40% पर है और सत्ता पक्ष 45% पर, सिर्फ और सिर्फ 5% का अंतर है। और उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण दिया, कहा तेलंगाना में हम 28% वोट गेन करके सत्ता में आए हैं, यानी हमने 28% तरक्की की है तेलंगाना में। तो गुजरात बड़ा कठिन काम नहीं है जीतना। तो राहुल गांधी क्या मिशन गुजरात के जरिए पूरे भारत में घूम घूम कर कांग्रेस की सर्जरी की बात कर रहे हैं? क्या वो पूरे भारत में सर्जरी करेंगे? ये बहुत सारे सवाल भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 30 सालों से सत्ता से बाहर है, 35 साल उत्तर प्रदेश से बाहर है, माफ़ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दोनों जगह गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी 30 सालों से शासन में है और उत्तर प्रदेश में भी 9 साल हो गए लगभग सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को। तो कांग्रेस की दुर्गति है बड़े राज्यों में और जो महत्वपूर्ण राज्यों में। तो कुल मिलाकर क्या राहुल गांधी ये कहकर पार्टी के उन लोगों में जोश भरना चाहते हैं जो दरकिनार पड़े हैं, जो किनारे लगा दिए गए हैं बड़े बड़े लीडरान के जरिए, या वास्तव में संघ और भाजपा के लोग कांग्रेस में घुस गए हैं, या कांग्रेस के जो नेता हैं वो संघ और भाजपा के इशारे पर उनके लिए काम कर रहे हैं, सत्ता के लालच और अपने निजी फायदे के लिए? ये बड़ा सवाल। और एक इसी दरमियान मैं एक कहीं पोस्ट पढ़ रहा था किसी का, तो मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव का जिक्र किया गया कि एक जगह कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा उम्मीदवार था जो बहुत अच्छा जीत सकता था और पिछले बार 23 से पहले के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया भी था, लेकिन उसे टिकट ना देके भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्ति आया, उसको टिकट दिया गया और वो व्यक्ति भी लड़ गया, विद्रोही कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी वाला कांग्रेस के टिकट पर तो लड़ा ही, और दोनों ने वोट काट दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो तीसरा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का था वो वहाँ विधायक बन गया, और वो सीट परंपरागत सीट थी कांग्रेस की, लगातार कांग्रेस वहाँ जीत रही थी एक बार के को छोड़कर। तो उस पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से ये सब हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गया था, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो फिर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में आया और उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, संघ ने हमें भेजा था अपना काम करने के लिए, हमने अपना काम कर दिया है। तो क्या ऐसा भी होता है क्या? और एक 2024 में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह भी कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने विपक्ष के 25 बड़े नेताओं को ईडी के जरिए धमकाया, डराया और उनको पार्टी में शामिल कर लिया। तो क्या विनिंग कॉम्बिनेशन बिना विपक्षी दलों के नेताओं को अपने पाले में किए संभव नहीं है क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसकी पीठ पर दुनिया के सबसे बड़े संगठन संघ का हाथ है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी? बहुत सारे आज ये चर्चा आज अगले 1 घंटे तक बहुत पॉलिटिकल होने वाली है और बहुत धुरंधर विश्लेषक हमने आज इस कार्यक्रम में बुलाए हैं। तो राहुल गांधी ने क्या कहा उसे सुनाते हैं आपको। गुजरात में कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए, हम यहां सरकार में नहीं हैं और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है,
और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। राहुल गांधी ने बहुत माकूल बातें कही और उन्होंने कहा कि ये 2-3 साल का प्रोजेक्ट नहीं, ये 50 साल का प्रोजेक्ट है। हमें अच्छी तरह याद है कि जब पहली बार 2014 में सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी की, तो अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन के दम पर 50 साल राज किया है, अब अगले 50 साल हम राज करेंगे। और राज कर रहे हैं वो, और राहुल गांधी अगले 50 साल की योजना बता रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी वास्तव में इस समस्या से जूझ रही, और बीजेपी के अंदर भी क्या जो कांग्रेसीकरण है या जो विपक्ष के लोगों को अहमियत मिलती, कोई आया चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई आया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया, और जो मूल काडर का व्यक्ति है उसे कहा जाता है कि भाई तुम दरी बिछाओ, प्रकल्प चलाओ, प्रकोष्ठों में काम करो और तुम्हारी लोकेशन लेते रहेंगे हम। बराबर लोकेशन भी लेते रहते हैं खूब भारतीय जनता पार्टी वाले, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। एक नेताजी बड़े पुराने नेता हैं, हमारे मित्र भी हैं, छात्र राजनीति में भी बहुत सक्रिय रहे हैं। जब मैं उनको देखता हूं तो कहता हूं भाई आप कब विधायक बनोगे? कह रहे लगता नहीं कि इस जिंदगी में बन पाएंगे। दर्द है। जैसे हम लोग ऑफ द स्क्रीन बहुत सारी बातें कहते हैं, वैसे वो ऑफ द मंच बहुत सारी बातें बीजेपी के लोग कहते हैं। और आज मैंने इसलिए देश की 2 बड़ी पार्टियों के अंदर जो खलबली चल रही उसको लेकर आज हमने चर्चा रखी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार हिमांशु। सैयद जमाल साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, गुजरात से हमारे साथ वलसाड़ से जुड़े हैं। सैयद जमाल साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। राकेश मिश्रा जी का लंबा सामाजिक जीवन है, बहुत बेहतरीन तरीके से वो अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। राजनीति और समाज दोनों में काम करने का अनुभव और अच्छी खासी रुचि भी रखते हैं। मनीष शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष शर्मा लगातार राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करते रहते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। और अजय शुक्ला इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सैयद जमाल साहब से ही चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि राहुल गांधी ने गुजरात से शुरुआत कर दी और मुझे लगता है कि ये बात पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी अगर कही जाए तो गलत नहीं होगी कि कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं और वही कांग्रेस को चला रहे हैं। ये राहुल गांधी ने खुलकर कहा। जब कहते हैं ना कि जब बीमारी और दर्द होगा और उसको डॉक्टर से छिपाओगे तो भाई वो बढ़ता ही जाएगा, एक दिन फिर वो लाइलाज बीमारी बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने उस बीमारी को सरेआम कर दिया। ऐसी क्या स्थिति है जमाल साहब, आप तो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, गुजरात में हैं, ऐसी क्या स्थिति है गुजरात के परिप्रेक्ष्य में और क्या ऐसी स्थितियों को आप देश के परिप्रेक्ष्य में देख पा रहे हैं? सैयद जमाल। 22 के अंदर जब कांग्रेस पे इलेक्शन लग गई थी, उससे पहले कांग्रेस की 78 सीट थी, ठीक है। उसके बाद जब ये पासा पलटा और 2022 में कांग्रेस की 17 सीट पर आगे समेट गए, तो इसका रीजन देख
ढूंढा तो पता चला कि जो लोग कांग्रेस के अंदर से जुड़े हुए भाजपा के साथ जो कर रहे हैं, वो लोग के लिए ये सरकार की जो सीटें जो थी वो पूरी कम हो चुकी थी। और दूसरा कि कांग्रेस के अंदर ज्यादातर लोग, मुझे लग रहा है अभी तक आरएसएस से मिले हुए हैं, सब भाजपा से मिले हुए लोग हैं, क्योंकि उनका काम है कि कांग्रेस को कमजोर करना और कांग्रेस को नीचे गिराना। जब तक कांग्रेस की सीटें कम नहीं आई वहां तक उनको दूसरे पक्ष में जाने की कोशिश नहीं करते। जब तक कांग्रेस को निचोड़ के लोग पूरा चले जाते हैं फिर दूसरे पक्ष पलटू कर लेते। जैसे कि 2027 में 2024 के अंदर हमारा इलेक्शन हुआ था लोकसभा, उसमें हमें सूरत की सीट चली गई थी, पहले स्टार्टिंग को ऑफरी करा दिया था, क्योंकि वो कांग्रेस के लोग मिले हुए थे, उन लोग ने कोई इलेक्शन करने नहीं दिया और हाथों हाथ इलेक्शन देख के उनको जीता दिया सीट। इस तरह बहुत लोग अंदर कांग्रेस के अंदर अंदरूनी घुसे हुए हैं जो आरएसएस का नहीं। सैयद जमाल क्या बहुत देर से पहचान पाए आप लोग? सैयद जमाल, कांग्रेस के लोग क्या सत्ता भोगने के आदी हो गए थे, इसलिए उनकी सत्ता चाहे उन्हें बीजेपी में मिले चाहे कांग्रेस में मिले? क्या सत्ता भोगियों ने एक ऐसा आवरण नेतृत्व के ऊपर बना रखा है, वो चाहे राहुल गांधी ही क्यों ना हो, कि आम आदमी नहीं मिल सकता उनसे? सैयद जमाल, राहुल गांधी से आम आदमी को मिलता है। राहुल गांधी 24 आवर्स राहुल गांधी से मिले लोग और खुद राहुल गांधी मिलने जा रहे हैं लोगों के बीच। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को मिलने की जरूरत, वो गरीब मध्यम वर्ग तबके के लिए नीचे तक जा रहे हैं मिलने के लिए, और उन्होंने सबको मिलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की थी, भारत न्याय यात्रा की थी। उसके बाद अभी कांग्रेस की जो परिस्थिति वो बहुत सुधरी थी। नहीं, नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं सैयद जमाल, आप नरेंद्र मोदी की चाहे जितनी आलोचना करें, आपकी पार्टी की चाहे जितनी आलोचना पार्टी के लोग करें, लेकिन नरेंद्र मोदी को आपसे बेहतर कौन जानता? आप तो गुजरात के हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जो 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ राजनीति चलती है। वो कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ते हैं जिसमें उनकी पार्टी और उनको पॉलिटिकल माइलेज ना मिले। वो कोई भी अवसर ऐसा छोड़ते ही नहीं है। एक ऐसे नेता के सामने अगर कोई पार्टी राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में लोकसभा में है, तो क्या अब उसको पहले अपनी पार्टी की सर्जरी करना जरूरी है क्या? और क्या ये जताने की जरूरत है कि भाई हम मेरे यहां तो सब बीजेपी वाले घुसे हुए हैं? ये कौन सी स्थितियां कांग्रेस के अंदर, कैसी स्थितियों का निर्माण हुआ? सैयद जमाल जी, पिछले सालों में देख लो ना आप, कांग्रेस की बद से बद हालत करने वाले गुजरात प्रदेश के अंदर जो लोग जुड़े हुए थे सब भाजपा के लोग थे, और फिर भाजपा में चले गए। कांग्रेस का छोड़ा था और भाजपा में चले गए। आप भी जानते, हम भी सब जानते कि पिछले सालों से हर इससे कांग्रेस को डैमेज करने का काम भाजपा के लोगों ने किया। हर इससे दबाव ला के कांग्रेस के धारासभ्य हो या एमएलए हो, क्यों भी हो, उसको दबा के उनकी पार्टी की तरफ खींचने का काम भाजपा ने किया ऐसे सालों से। भाजपा सत्ता पैसे से लोग ये दबा के लोगों को भगा रही है वहां से। ठीक है, कांग्रेस के अंदर से। ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं हिमांशु को चर्चा में लेता हूं। जाने दो, उससे कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सैयद जमाल, मैं लौटता हूं आपके पास। हिमांशु शुक्ला को मैं चर्चा में ले रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। हिमांशु शुक्ला, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसका हाल राहुल गांधी ने खुद ही बता दिया, उसके नेता ने, कि सारे बीजेपी के प्लांटेड लोग उसकी पार्टी में हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और उनको अगर हटाना पड़े तो उन्होंने ऐलान कर दिया। और देश की सबसे ताकतवर, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसको चुनाव जीतने के लिए दूसरे दलों के नेताओं के बिना वो एक कदम चल नहीं पाती। कोई भी चुनाव होगा तो 2-4 कांग्रेस के नेता उनको चाहिए जीतने के लिए। ऐसी स्थितियां क्यों? आपके यहां तो संघ है, संगठन है, इतने दिनों से संगठन का निर्माण हो रहा है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं संगठन निर्माण। तो क्या जो हिमांशु शुक्ला जैसे लोग हैं, क्या वो प्रकल्पों के लिए ही बने हैं? क्या जीवन इसी में कट जाएगा उनका क्या? और बाहर से आकर लोग, चाहे आप देखिए दर्जनों ऐसे नेता हैं, आए, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर, मलाई काट रहे हैं। तो क्या देश के 2 बड़े दलों में कार्यकर्ताओं को निराश नहीं कर रहे हैं दल? हिमांशु, सबसे बड़ी बात है जो ये सैयद जी ने बोली, वो खुद ही अपने ऊपर उन्होंने एक मजाक उड़ा दिया। उन्होंने बोला कि हमारे पास भाजपा के लोग जुड़े थे, आए थे। ठीक है भैया, अभी राहुल गांधी जो है पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, पर अभी 1 साल पहले, अभी तो खैर कठपुतली एक उन्होंने बना दिया अध्यक्ष, पर इसके पहले जो है एकमात्र परिवार जो है, इनकी माता जी, इनकी बहन जनरल सेक्रेटरी थी, ये खुद थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष।
भाजपा के लोग आ रहे हैं, इनको हरा रहे हैं, इनको दिख नहीं रहा है। ये बताइए, खुद ही के ऊपर ये मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं अध्यक्ष हूं। मतलब ये तो वही बात होगी, मेरे घर में चोरी हो रही है और कुंडी मैंने बंद नहीं की, और कह दो यार बाहर जो गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था यार, उसका पास हाथ में डंडा नहीं है, खुद का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे तो ये नेता है जिनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। वही बात हो गई भैया, जो और भाजपा जीत जाती है तो कह देते हैं कि भैया वो क्लास में नहीं होता जो फेल हो जाता है बच्चा, तो कहता है पापा टॉपर ने चीटिंग की थी। अरे टॉपर ने चीटिंग की थी, पूरी क्लास ने चीटिंग की थी, तुम क्यों फेल होके आ गए? पहली बात तो ये इनका कमजोर नेतृत्व है, इनकी पार्टी वाले इनको सीरियसली लेते नहीं है। दूसरी बात, इनके जो नेता हैं, कोई अगर कुछ बोल देता है, मान लीजिए शशि थरूर है, उन्होंने बोल दिया कि पार्टी में कुछ अच्छा होना चाहिए, तो उसके बाद उनको निकालने की बात कर देते हैं। डीके शिव कुमार जो है, अगर हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं तो ये उनके अपोजिशन करने लगते हैं। मनीष ठाकुर कुछ कहते हैं कि पार्टी में ये अच्छा होना चाहिए तो उनको दरकिनार कर देते हैं। तो अगर ये एक जो है ना डिक्टेटरशिप अपनी पार्टी में चलाएंगे, एकमात्र आदमी की चलेगी, तो होगा नहीं। और ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो है जननायक है, तो ये खुद ही बता दें नेता भाई साहब, गुजरात के कितने बार राहुल गांधी से मिले हैं? एक बार मैं जानता हूं नहीं मिले होंगे। कॉनरेड सांगमा मेघालय के उस समय चीफ मिनिस्टर थे, 22 विधायकों को उन्होंने बोला कि हमको तकलीफ हो रही है, कांग्रेस हमारी बात सुन नहीं रही है, कोई हमारी वहां पे मदद नहीं कर रहा है, मुझे राहुल गांधी से मिलकर बात करनी है। राहुल गांधी ने तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा प्रेशराइज किया और वो 22 विधायकों को लेकर जो है मेघालय से आ गए दिल्ली। राहुल गांधी ने उनको 1 घंटे अपने घर के बाहर बैठाया, और रीजन क्या पता चला? क्योंकि राहुल गांधी अपने कुत्ते के साथ खेल रहे थे। ये बयान किसने दिया है? जो दिल्ली की इनकी हेल्थ मिनिस्टर पूर्व रही है, उन्होंने दिया है। तो भाई साहब, जब आपको राजनीति करनी नहीं है, सीट पे बैठना नहीं है, अपना मजाक उड़वाना है, तो कॉर्नेट संगमा जाएंगे? वो क्यों नहीं जाएंगे? जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की आप इज्जत नहीं करोगे, अपने कुत्ते के साथ खेलने के लिए आप चीफ मिनिस्टर से मिलोगे नहीं, अपने घर के बाहर 1 घंटे बैठाओगे, तो कौन जाएगा? किसी को अपनी इज्जत प्यारी नहीं है क्या? ठीक है। मजाक करते हैं। अच्छा, जनता जो है 30 साल, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। वही बात करते हैं गुजरात की, जब इनके पास सत्ता थी तो उन्होंने कुछ काम धाम तो किया नहीं। साबरमती हमने साफ कराई, आज एक कंडीशन है, इन्होंने गुजरात के लिए कुछ किया नहीं। तो जनता जब इनको नकार रही है तो अपनी नकारता को नहीं बोलेंगे, आके बोलेंगे कि भाजपा के लोग कांग्रेस में मिल गए आके। अरे भाई, तुमने क्या किया गुजरात में? राहुल गांधी मंच पे खड़े थे, गिना देते कि इन्होंने 30 साल पहले एक काम क्या किया है गुजरात के लिए। इन्होंने कुछ काम नहीं किया। साबरमती हमने साफ करवाई, 24 घंटे बिजली हम लाए हैं, जो है गुजरात में जितना भी बिजनेस प्रमोशन हुआ है हमने किया है। सिर्फ इस साल का लें तो 13.6 फिस्कल ग्रोथ जो है गुजरात की हमने करवाई है। गुजरात की इकोनॉमी जो है 27 ट्रिलियन रुपया पहुंच गई है 2023-2024 के बजट में। मजाक करेंगे, काम कुछ करेंगे नहीं। जहां इनकी सरकार है वहां इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं, बोलते हैं ऐसे। ठीक है हिमांशु, सैयद जमाल से इसका जवाब ले लेते हैं। सैयद जमाल, बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। सैयद जमाल, अनम्यूट करिए सैयद जमाल। बोलती बंद हो गई है लग रहा है। हेलो जी, बोलते चालू है भाई, बोलते बंद नहीं हो सकती हमारे यहाँ। हमारे खून में कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी जिंदगी भर। हम कांग्रेस ही है और सिपाही हम कांग्रेस के। आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी मुंह बंद कर रहे हैं थोड़ी देर के अंदर, टेंशन मत लो, ठीक है? हमको करते बोल पे आता है। हाँ तो बोलिए ना, बोलिए बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए। सर उद्योग मंत्री ने बोले हमने बहुत डीजल बढ़ा दिया, गंगा जमुना सब साफ करा दी, तो हीरा उद्योग की हालत क्यों आज मत से बदतर है? क्यों लोग मर रहे हैं? क्यों हीरा उद्योग वाले मर रहे हैं लोग? क्यों कपड़ा उद्योग आज खत्म हो गया? मैं आता हूं सैयद जमाल, आपकी स्पष्ट आवाज दर्शकों तक नहीं मिल रही। सैयद जमाल की आवाज को ठीक किया जाए। मैं सैयद जमाल के पास मैं लौटूंगा, कुछ नेटवर्क है लेकिन उसको ठीक कराया जाए। मैं राकेश मिश्रा की तरफ रुख करूंगा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अंदर ही अंदर कांग्रेस ने तो अपना दर्द, अपनी बीमारी राहुल गांधी ने साफ सामने रख दी कि भाई ये बीमारी है और इसकी हमें दवा करने की जरूरत है। लेकिन जो पार्टी सत्ता में होती है उसको शर्म आती है अपनी बीमारी बताने में कि कहीं वो कमजोर ना साबित हो जाए। तो क्या सिर्फ ये बीमारी कांग्रेस पार्टी में है? ये सत्ताधारी जो दल है भारतीय जनता पार्टी, हमने आज दोनों बड़े दलों की बात करने के लिए आप सबको बुलाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण नहीं हो गया? क्या बिना कांग्रेस के उनकी सुबह नहीं होती? कोई भी चुनाव हो कांग्रेस के लोग शामिल करेंगे, दूसरे दलों के लोग शामिल करेंगे, लेकर आएंगे और कहेंगे कि भाई वो बड़े पीड़ित थे इसलिए हम लेकर आ गए। और राहुल गांधी का जो बिस्कुट कांड है वो पता नहीं हर आदमी पे फिट कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कभी हेमंता विश्व शर्मा फिट कर देते हैं, कभी कॉनरेड संगमा फिट कर देते हैं, खैर उनका अपना मसला है। लेकिन क्या जो
संघ और संगठन के लिए काम करने वाले लोग थे, क्या उनको सब अच्छा लग रहा है क्या कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो जाए? मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। बहुत दुख के साथ दोनों लोगों को मैं सुन रहा था। दोनों लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन क्या ये लोकतंत्र है? मेरा पहली आश्चर्यचकित ये है कि लोकतंत्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपना काम गिना रही है, और उसका तो दायित्व काम करने का है, और उसको तो काम ही करना है, और वो काम करने के लिए ही आई हुई है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी में कोई भी थिंक टैंक है ही नहीं है, जो मैं महसूस करता हूं। इनके यहाँ पहले एक माधवन जी हुआ करते थे, और मैं स्वयं भी कई बार उनसे मिला, और मैंने कहा कि भाई साहब, ऐसा है कि एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में तो कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इन लोग सिर्फ सत्ता के लालच में एक दूसरे से समझौता कर रहे हैं। अब रही बात संघ और संगठन की, तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी अहंकार होता दिख रहा है। मैं बड़े दुख के साथ ये बोलता हूं कि जब नड्डा जी ने ये कह दिया कि अभी हमको संगठन की जरूरत नहीं है, या अभी जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर या जिन लोगों का चुनाव हो रहा है, वो भी बड़ा संशय रहता है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसे पता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में ऐसा आने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल की भूमिका शून्य होती जा रही है, और जो दूसरी सत्तारूढ़ पार्टी है उसके टारगेट पर देश को आगे बढ़ाने की क्षमता तो है, लेकिन उसका ध्यान यह है कि कैसे हम कांग्रेस पार्टी को कमजोर करें। तो ये दोनों ही बातें दुर्भाग्यजनक हैं। और मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि देश को आगे ले जाने के लिए जो प्रधानमंत्री ने जो भी कार्य किया है वो भी बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति करती है तो यह भी बहुत गलत है। आजकल सत्ता पाने के लिए लोग कुछ भी कह रहे हैं, न्यूज में बने रहने के लिए कुछ भी कह रहे हैं। इतिहास में जो हो गया वो हो गया, लेकिन क्या देश के लिए इनके पास कोई प्लानिंग है? अभी वो पिछले 50 साल की बात करेंगे, आने वाले 50 साल की बात करेंगे। शिक्षा व्यवस्था पे बहुत काम होना है। शिक्षा व्यवस्था पर मैं आपको बताऊं, अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकार को निचले स्तर पर दौड़ के काम करना है। सबसे बड़ी बात, अभी महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया बहुत सारे जिलों में, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन टॉयलेट की कमी है, शिक्षा व्यवस्था की कमी है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, रिमोट सेंसिंग में बहुत अच्छा काम किया है। तो जो अच्छी बात है उसे स्वीकारना चाहिए। जबरदस्ती विरोध करने के नाम पे विरोध की राजनीति करना ठीक बात नहीं है। लगातार आप बने रहिए। बहुत धन्यवाद राकेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि काम जो सरकार, उसको तो काम करना ही करना है, और बिना विपक्ष के लोकतंत्र के मायने भी नहीं रह जाएंगे। और आजकल जो चल रहा है कि पहले विपक्ष को समाप्त कर दो कोई भी, और फिर आप मनमानी करो, तो क्या लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी नहीं है क्या? एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज। क्या बड़े राजनीतिक दलों का चरित्र बदल रहा है? क्या विचारधारा कोई मायने नहीं रखती? और ये बात हम आज क्यों उस पर चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने 4 दिन पहले ही कहा कि उनकी पार्टी में बीजेपी और संघ के लोग घुसे हुए हैं, बल्कि संघ की विचारधारा पर काम कर रहे हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। क्योंकि हैं तो वो कांग्रेसी, लेकिन कांग्रेसी जो ऐसे हैं जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। इसके बाद ये चर्चा हुई बीजेपी के अंदर भी, जिन लोगों को दर्द है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया। बहुत सारे लोग ऑफ द स्क्रीन, ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, संघ और संगठन के लोग इस बात को कहते हैं। तो इसी पर आज हमारी चर्चा है। और ब्रेक के दौरान एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रोफेसर ओम सुधा दिल्ली से जुड़ गए हैं, सामाजिक चिंतक हैं। डॉक्टर ओम सुधा, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और अब सीधे रुख करेंगे देश के जाने माने वरिष्ठ संपादक विश्लेषक अजय शुक्ल जी का। अजय जी,
आज ये चर्चा थोड़ा अलग हटके है। राहुल गांधी के जो उन्होंने जो सरेआम इस बात को स्वीकार किया, बल्कि सरेआम कर दिया है। कांग्रेस के अंदर का जो बार बार कहा जाता है कि भाजपाई घुसे हैं, भाजपा की विचारधारा के लोग हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया कि भाई ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। एक धारा है, वो खाली गुजरात में नहीं है, बात उन्होंने जरूर गुजरात में की, लेकिन पूरे देश में। और आपको ध्यान होगा पिछले दिनों G20 और G30 पता नहीं कौन कौन से बने, फिर वो नेतृत्व से अलग करके और फिर एक दो लोग भाजपा के साथ भी गए और सब चलता रहा। ये 2-4 मना के वापस आ गए। तो ये कांग्रेस के अंदर चलता रहा, लेकिन कांग्रेस ने अपनी बीमारी को स्वीकार कर लिया। देर और जल्द की बात मैं नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता आपसे भी कहते हैं, हमसे भी कहते होंगे कि जो मूल काडर के लोग थे, अब कांग्रेसियों ने एक तरीके से कब्जा कर लिया, विपक्ष से आए लोगों ने कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि अगर जिले में कोई मंत्री आता है तो उसके कार्यक्रम में भी आगे वाले सीटों पर वही लोग बैठते हैं जो आयातित हैं। जो मूल भाजपाई है वो पीछे उसको खदेड़ दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो दोनों दलों की जो मूल धारा, मूल चरित्र, मूल विचार कहीं ना कहीं गड्ढ हो रहे हैं। अजय जी, देखिए, मैं इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण बता दूं कि सरकारी आंकड़े बताते हैं जो मौजूद हैं, सांसदों के 240 सांसद हैं, उनमें 60% कांग्रेस और जो तमाम विपक्षी दल हैं उनसे आए हुए लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी का 60% हिस्सा कांग्रेस और अन्य दलों से आया हुआ है। तो पहला तो एक ये मतलब आधिकारिक आंकड़ा है, उनके बैकग्राउंड चेक किए जा सकते हैं। अब आता हूं दूसरी बात पे कि एक चीज राहुल गांधी लगातार बार बार कह रहे हैं, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, और कहते हैं, इसको बताते हैं क्यों होनी चाहिए। कहते हैं ये एक्सरे, और इस एक्सरे के जरिए पहले यह समझा जाएगा कहां कहां क्या क्या समस्या है, और जब समस्या पता चल जाएगी तभी उसका इलाज हो सकता है। अब जब वो गुजरात में बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से अपनी उस समस्या को जो और कोई दल यह हिम्मत नहीं करता है बताने की, तो वो उसे बताने का काम कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने वास्तविक समस्या को पकड़ लिया जी, जो बार बार दूसरे लोग उठाया करते थे। तो इससे ये चीज साफ हो गई कि हाँ, उनकी लीडरशिप में अब इस पर चर्चा चलने लगी है। अब आता हूं कि आखिर कांग्रेस में संघी है कौन। जब हम यह बात कहते हैं भाजपा और संघ के लोग की, तो सबसे पहली बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के जो मात्र संगठन है आरएसएस, उसके संस्थापक हेडगेवार भी कांग्रेसी ही थे, और वो लगातार अपनी पार्टी मतलब ये संगठन बनाने के पहले तक कांग्रेसी थे। 10 साल वो कांग्रेस में रहे, 10 साल से ज्यादा ही रहे। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि जिसकी नींव ही कांग्रेस से आकर के पड़ी हो, तो वह एक सत्य है। अब इसके बाद आगे आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन तो बना ही रहता है। अब आया कि कुछ लोग कांग्रेस के बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, सत्ता में गुजरात में एक लंबे अरसे से करीब 30 साल हो गए, 30 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, और इस दौरान तमाम सारे लीडर्स को हमने देखा है, वो कांग्रेस में रहे, पले, बड़े हुए, कद बनाया, और फिर भाजपा में चले गए और उसके लिए काम कर जी। तमाम लोगों ने उसमें यह भी स्वीकारा कि हम तो असल में, जैसे जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने सदन के अंदर स्वीकारा कि हाँ, वो तो असल में आरएसएस सोच के ही थे, कांग्रेस से ही उनकी शुरुआत हुई, उनकी राजनीति कांग्रेस से शुरू होती है। तो इसी तरीके से तमाम सारे लोग सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह कह के राहुल गांधी ने एक अच्छी बहस छेड़ दी, उससे कांग्रेस को यह मौका मिलेगा, उनके लोगों को, कि वो खोज के उन लोगों को निकाले, उनके सबूत दे, और उस पर कार्रवाई हो, या जो भी उसके लिए रास्ता निकालना है वो रास्ता निकाला जाए। पहली बात। अब आता हूं एक चीज, चूंकि जिक्र कर रहे थे हिमांशु कि कांग्रेस ने गुजरात में किया क्या, तो इसलिए कांग्रेस ये हो गया। तो यदि आप देखिए, कांग्रेस जब सत्ता से वहां गई है, उस समय वहां पर 21,436
इंडस्ट्रीज स्थापित हो चुकी थी। 21,536 वहां पर हर 500 लोग जिस भी जगह विद्यार्थी थे वहां सरकारी स्कूल खुल चुका था, 500 विद्यार्थी पर। इसके बाद में गुजरात के में जो है 40 बंदरगाह चालू हो चुके, 40 बंदरगाह कांग्रेस के समय। और उसके बाद में यदि आप देखिएगा, सोमनाथ मंदिर कांग्रेस ने बनवा के खड़ा किया था। उसके बाद यदि नहीं जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क, अजय जी आपकी आवाज नहीं मिल रही। हिमांशु बोलने दीजिए, सभ्यता सीखिए थोड़ा सा। नहीं, बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं हिमांशु, बीच में बिल्कुल नहीं। वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। तो मैंने आपको मौका दिया, बिल्कुल नहीं। मेरी चर्चा में ये नहीं चलता। सब बोलिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सोमनाथ मंदिर बना, राष्ट्रपति उस समय जो थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो उसमें गए। हालांकि नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे, मैं इनकी बात से सहमत हूं। नेहरू जी का मानना था कि धर्म स्थलों पे जाके हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस काम को धार्मिक लोगों को ही करने देना चाहिए, हम उसमें मददगार सिर्फ बने। बहरहाल इसके बाद में यदि बात करें, वहां पर चाहे IIM हो, चाहे जितने ये नेशनल इंस्टीट्यूट हो, वो सारे कांग्रेस के ही सरकार में दिए गए। जो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि, वो किसी और की नहीं। उनमें कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए, हम यहां सरकार में नहीं है। और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे PCC प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। एक ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा, जल्दी लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। बड़े दलों का क्या चरित्र बदल रहा है, या सत्ता के लिए जरूरी है कि विपक्ष को तोड़ो? क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार संपादक अजय शुक्ल ने एक आंकड़ा दिया इस मंथन कार्यक्रम में कि जो भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद जीत कर आए हैं इस बार लोकसभा में, उसमें 60% वो लोग हैं जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से भारतीय जनता पार्टी में आए।
तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इतने दिनों से 1980 में स्थापना के बाद आज तक लगभग 45 वर्षों में क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन नहीं तैयार कर पाई जो पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी संगठन होने का दावा करती हो? वो पार्टी क्या ऐसा संगठन नहीं खड़ा कर पाई कि बिना ये 60% लोगों को पार्टी मिली है दूसरे दलों के, वो सरकार में नहीं आ सकती? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। अजय शुक्ल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अजय शुक्ल के पास जाएंगे। अजय जी, ये बड़ा सवाल है अपने आप में कि 60% जैसा आपने आंकड़ा दिया कि 60% जो सांसद हैं वो दूसरे दलों से आकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए हैं, तो एक ये बड़ा सवाल उठता है कि भाई जो दुनिया में सबसे बड़े संगठन का दावा करता है, जो बहुत मजबूत संगठन है, जिसकी सरकारें हैं, वो क्या बिना विपक्ष के सत्ता में नहीं आ सकता? उसको लेने ही पड़ेंगे, और यही वजह है कि जो राहुल गांधी ने अपने संगठन की बात की है। नहीं, स्वाभाविक सी बात है। देखिए, जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं और जिस तरह के हालात हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज आयातित पार्टी बन गई है। उसके पास में अपना यदि होता, आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, ये कांग्रेस से आया है, ये इससे आया है, ये इससे आया है, और उस तरह से करके बनता है। आप देखिए ना, असम में क्या मजबूरी कि बीजेपी का अपना कोई काडर का व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति है। इसी तरीके से तमाम जगह आप देखेंगे। तो ये सब चीजें जब होती है तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं कि आप जिन्हें चेहरा बताते हैं उनमें कितने लोग बाहर से आए हुए हैं, और यही एक समस्या है। इसी से लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर सर्जरी करने की जरूरत है। ये बड़े दिनों से मांग उठ रही थी, और इस मांग को पर यदि राहुल गांधी ने कोई बात कही है तो बड़ी अहम है, क्योंकि लोग यह डरते हैं कि हम यह बात सार्वजनिक मंच पे ना कहें, लेकिन ये कहने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह लग रहा है कि वो अब अपनी लिस्ट बना के दे सकते हैं। तो यह एक बड़ी स्थिति है कि यदि यह कांग्रेस को हक दे रहे हैं तो बड़ी बात है, और यह मुझे लगता है कि अच्छा है। इस तरह से कमियां स्वीकार करना और उन्हें दूर करना, ये जिम्मेदारी है किसी भी बड़े लीडर की। जी, ठीक बात है। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष शर्मा, अजय जी, मनीष शर्मा अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं। अजय जी, कुल मिलाकर अभी अगर देखें, आपने ही बता दिया कि 60% लोग भारतीय जनता पार्टी में आयातित लोग हैं। पार्टी के अंदर भी ये स्थितियां बन रही हैं, वहाँ लगातार जो पुराने लोग हैं, जो संगठन और संघ से आए हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। वो कहीं ना कहीं इन बातों को करते हैं, कुछ नीतियों को भी बात करते हैं। अभी राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे काम करने हैं अभी वो भूल जाओ। उन्होंने एक इशारा किया कि भाई अब आप औरंगजेब की बात करके क्यों अपना समय जाया कर रहे हो? आप बात आज करो, एजुकेशन की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो। आपको औरंगजेब की बात करके भरमाने की क्या जरूरत? बिल्कुल सही कह रहे हैं दुष्यंत जी। जरूरत जो है मुद्दे बात करने की, देश समस्याओं से जुड़ रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा बेरोजगारों का हमारे पास है, महंगाई हमारे यहाँ है, मणिपुर जल रहा है, कश्मीर हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, कृषि और समस्याएं खड़ी हैं, तमाम जगह सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इन सबसे बर्बादी हो रही है। हमारा शेयर मार्केट रोज जा रहा है नीचे, और जिस तरीके से हमारा अभी एक साल में 1 लाख करोड़ से अधिक रुपया डूब चुका है, ऐसे में चिंताजनक है कि हम किस तरह की क्या स्थितियां कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति फेल होती दिख रही। बार बार अमेरिका हमारे नागरिकों को हथकड़ियों में भेज रहा है। नेपाल जैसे देश के लोग आ रहे हैं इज्जत से चार्टर्ड प्लेन से। तो ये सारी चीजें हमारे देश के सम्मान से भी जुड़ी हुई हैं। तो हम दुनिया में भी बेइज्जत हो रहे हैं, भारत के अंदर ये हालत है, और इन सब से जूझने की जरूरत है। इसके बाद में दुख तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पर बात करने की बजाय, मैं उनको दोष नहीं देता हूं, उनको जो सिखाया गया है बोल रहे हैं, वो ये नहीं बता पाते कि आज जिस समय कांग्रेस वहां सत्ता में गई तो 21,000 से अधिक वहां इंडस्ट्री कांग्रेस के समय में स्थापित हुई थी गुजरात में,
और इसके बाद में वहां जितने इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट, IIM से लेकर के तमाम सारे, वो सब कांग्रेस के ही शासनकाल में हुए। वह राज्य कांग्रेस ने बनाया, गांधीनगर कांग्रेस ने बनाया। और जब आप सोचिए, एक शहर बनाने का सपना 2008 में कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार के सहयोग से शुरू हुआ था, वो आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। यह दुखद है। जो सबसे बड़ा नगर बसाने का काम चल रहा था, तमाम जितने 40 बंदरगाह कांग्रेस के समय में बने। तो मैं ये सिर्फ इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि ये सारी चीजें हमें जाननी चाहिए। गलत बोलने की बजाय आप बड़ी नसीर खींचिए, बड़ा करके बताइए। 30 साल से आप शासन में हैं। ठीक है अजय जी, मैं मनीष को चर्चा में शामिल कर लेता हूं, चूंकि मनीष बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मनीष शर्मा, आपके पास आ रहा हूं। अजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और मैं इन दो बड़े दलों की बात कर रहा हूं। अब एक बड़ी इसको देखकर भी पीड़ा होती है कि आज बात होनी चाहिए इस पर कि भाई एजुकेशन की क्या स्थिति है, हेल्थ की क्या स्थिति है, अपराध की क्या स्थिति है, बिजली है कि नहीं, महंगाई की क्या स्थिति है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार राष्ट्रीय मीडिया का विमर्श औरंगजेब है और पिछले 15 दिनों से औरंगजेब शाम से लेकर रात तक औरंगजेब ही चलता है। हमको किस ओर इस तरीके की बहस ले जा रही हैं? और दूसरी बात, जो इन दलों के बीच में, राहुल गांधी ने तो अपनी बीमारी को स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है आपको वो भी इस तरह की चीजों को स्वीकार कर पाएगी कभी? क्या नहीं, देखिए मेरा तो इसमें ये कहना है कि देखिए कोई भी बदलाव जो हो रहा, जो कांग्रेस के सामने जो चैलेंज ये है आज के दौर में, कि वो एक संक्रमण काल से गुजर रही है पार्टी। और जो मुकम्मल बदलाव तभी होता है जब आप उसको ऐसे देखें कि राजनीति में बदलाव होता है, सैद्धांतिक बदलाव होते हैं और सांगठनिक बदलाव होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने कम से कम कांग्रेस के जो राजनीतिक जो शब्दावलियां हैं उसमें एक बड़ा बदलाव किया है, एक बड़ी शिफ्टिंग की है। आमतौर पे सामाजिक न्याय के सवाल पे, संविधान के सवाल पे, ये जो कांग्रेस के साथ चिपका हुआ था सॉफ्ट हिंदुत्व, उसको उसने चेंज किया है। आरएसएस पे कोई बोलता नहीं था, आरएसएस पे बोलना शुरू किया है। दो कारपोरेट है देश में जो इस देश को बहुत खुलेआम नंगे तरीके से चला रहे हैं, उस पर कोई नहीं बोलता था आमतौर पे। तो एक बड़ी शिफ्टिंग हुई है कांग्रेस की राजनीति में। राहुल गांधी के नेतृत्व में वो राजनीतिक रूप से शिफ्ट हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से शिफ्ट हुए हैं। लेकिन एक मिसमैच हो रहा है उनके संगठन से और उनकी जो राजनीति, जो नई राजनीति है और जो नया उनका सैद्धांतिक जो जामा उन्होंने पार्टी को पहनाने की कोशिश की है, जब उसके हिसाब से अपने संगठन को तलाशना शुरू करते हैं, तो चाहे वो मध्य प्रदेश में चले जाएं, वो कमलनाथ कौन सी राजनीति करते हैं, सुदेश बघेल छत्तीसगढ़ में सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चल रही है और कारपोरेट के खिलाफ बोलने की, अंबानी को जगह देने की भी बात हो रही है। कमलनाथ वहां देखिए, वहां बड़े पैमाने पर वो राम की जगह हनुमान का मंदिर बनाते हुए दिखते हैं। आप हरियाणा में चले जाइए तो वहां जाति जनगणना का सवाल उठाने से कांग्रेस डरती है, जब हुड्डा जी चूंकि उसके वहां नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, केवल गुजरात की बात नहीं है, ये देश में एक पार्टी जो एक बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रही है और बहुत ही एक मध्यमार्गी पार्टी से एक कह लीजिए बदलाव की पार्टी के बतौर खड़ी हो रही है। उसके सामने एक अपने राजनीति के हिसाब से, अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से अपने संगठन को बनाना है। वहां पे मैं थोड़ा सा वो देखता हूं कि राहुल गांधी थोड़ी इसमें वो लगातार इस पे अटैक तो कर रहे हैं संगठन के अंदर, लेकिन उसको बदल पाने में, उसके संगठन को बदल पाने में अभी एक अक्षमता दिखती है, एक अलगाव दिखता है। कोशिश तो दिखती है, लेकिन आमतौर पर मनीष क्या वजह हो सकती है? राहुल गांधी को तो कहा जाता है कि पूरी कांग्रेस राहुल सोनिया पूरा परिवार ही चलाता है, लगातार पानी पी कर ये बात कही जाती है। अब अगर वो भी नहीं बदल पा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल है जी। लंबे समय से एक जो ढांचा है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करता रहा है, जो मध्यवर्गीय राजनीति करता रहा है, जो जाति के सवाल को टच ही नहीं करता रहा है, जिसकी यही प्रैक्टिस रही है। आमतौर पे सामाजिक न्याय के सवाल पे कभी आपको किसी दौर में कांग्रेस में बोलते हुए नजर नहीं आएगी। बल्कि मैं नीचे देख रहा हूं कि उनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे, लोकल लेवल पे मैं कह रहा हूं, राज्य स्तर पर तो मैं अभी जो बात कर ही रहा था, जिले स्तर पे मैं बात कर रहा हूं कि अभी जो ढांचा है, अभी जो लीडर्स हैं उसमें
उनका एक आप देखेंगे कि अपर कम्युनिटी का, अपर कास्ट की हेजेमनी जो है कांग्रेस में बनी हुई है, और वो कारपोरेट के खिलाफ नहीं बोलना चाहता है, वो जाति के सवाल को दबा के रखना चाहता है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व को बनाए रखना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका सामाजिक आधार बदलना होगा पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का जो सामाजिक आधार है, वो सामाजिक आधार आज के दौर की राजनीति के खिलाफ है। सामाजिक आधार को बदले बगैर, और उसका इतना वर्चस्व है पार्टी के ऊपर कि उसको बदले बगैर, वो बदलना बहुत ही प्रसव पीड़ा से गुजरना है। वो कितना बदल पाएंगे वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन वो देखना बाकी है। मैं देख रहा हूं 3 साल से 4 साल से राहुल गांधी लगातार पार्टी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ढांचे में परिवर्तन कर पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। तो वो देखना बाकी है कितना बदल पाती है कांग्रेस। ढांचे के असर पे अगर पार्टी नहीं बदलेगी तो लंबे समय तक इस राजनीति को भी लेकर के आगे बढ़ना मुश्किल होगा। मनीष, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मनीष, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस के अंदर ये चल रहा है कि भाई वो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि विचारधारा के तौर पर या जो भी शिफ्ट है वो होना नहीं हो पा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तो कांग्रेसीकरण हो गया बहुत ज्यादा। मनीष, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेसीकरण कर रही है वो अपने एजेंडे से इतर जाके कांग्रेसीकरण नहीं कर रही। उसने हिंदुत्व का एजेंडा नहीं छोड़ा है, उसने कारपोरेट परस्ती का एजेंडा नहीं छोड़ा है, उसने संविधान को कमजोर करने का एजेंडा नहीं छोड़ा है, उसने भारत की संस्थाओं को, तमाम जो लोकतांत्रिक संस्थाएं उनको बर्बाद करने का एजेंडा नहीं छोड़ा है। बल्कि जो लोग भी आ रहे हैं उस एजेंडे के साथ खड़ा होना पड़ रहा है उनको। उनकी हिम्मत नहीं है जो लोग आ रहे हैं अंदर उसमें कि इन एजेंडों से अपने को हटा लें, इन एजेंडों के खिलाफ कुछ बोल लें, इन एजेंडों को शिफ्ट कर दें किसी और एजेंडे की तरफ। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना भाई जी। तो मैं इसका कांग्रेसीकरण नहीं देखता हूं। मैं जो कांग्रेसी नेता है उनका भाजपाईकरण देखता हूं, उनका आरएसएसीकरण देखता हूं। ये मैं बल्कि देख रहा हूं कि जिन भी पार्टियों से आ रहे हैं उनको बीजेपी के एजेंडे से इतर बोलने की स्थितियां नहीं है। उनको बीजेपी के एजेंडे के साथ खड़ा होना पड़ रहा है, उसी राजनीति को करना पड़ रहा है। तो मैं इसको बीजेपी की कमजोरी के बतौर नहीं देखता हूं, मैं इसको बीजेपी की ताकत के बतौर देख रहा हूं, आरएसएस की ताकत के बतौर देख रहा हूं। और ये अलग बात है कि जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे तब जो लोग आए हैं उसमें बहुत सारे लोग जो आए हैं वो फिर शिफ्ट करेंगे, फिर दूसरी दिशा में जाएंगे। लेकिन अभी के दौर में जो लोग भी जहां से भी आ रहे हैं उनको भाजपा की राजनीति पर ही चलना होगा, उसके एजेंडे को ही लागू करना होगा, उससे इतर 1 इंच भी वो हिल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत शुक्रिया हिमांशु, सैयद जमाल, राकेश मिश्रा, अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, समझा। बहुत अंत में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही मनीष शर्मा ने। वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है, विचारधारा का संकट भले ना हो, लेकिन जो चीज़ें, जो मौजूदा दौर की जो बदलती राजनीति है वो शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी अपर कास्ट में उलझे हुए हैं, वर्चस्व में उलझे हुए हैं, वो शोषित पीड़ित दलित का विमर्श, उस पर बात नहीं करते। तो इन चीज़ों को लेकर बड़े बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो जाता है वो उसके एजेंडे पर काम करता है। ये फ़र्क है दोनों पार्टियों में। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर।